हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोग ने सेक्शन 1, सेक्शन 2 का सब क्लॉज 15 तक हम लोग ने पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग सेक्शन 2 के सब क्लॉज 16 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सब क्लॉज 16 क्या बताता है? जज के बारे में। अब जैसे ही आप जज सुनते हैं आपके दिमाग में क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, सिविल कोर्ट जज। तो जज मीन्स अ पर्सन हु इज डेजिग्नेटेड एज जज। ठीक, अ पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज। एंड सिर्फ यही लोग नहीं इंक्लूड रहते, एंड प्लस, ठीक है, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स अ पर्सन, ठीक, हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, अ डेफिनेट जजमेंट। ठीक है, जो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज होते हैं वो तो इंक्लूड होते ही होते हैं, प्लस वो लोग भी इंक्लूड होते हैं जो कि चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, उनके लीगल प्रोसीडिंग में एक डेफिनेट जजमेंट दे सकते हैं। डेफिनेट जजमेंट मीन्स फाइनल जजमेंट। ठीक है, और अ जजमेंट विच इफ नॉट अपील अगेंस्ट वुड बी डेफिनेट। ठीक है, या फिर ऐसा जजमेंट जिसकी कोई अपील नहीं किया जाए तो वो भी एक डेफिनेट जजमेंट आएगा, वो भी एक फाइनल जजमेंट आएगा। ठीक है, सब वन ये बताता है, और दूसरा क्या बताता है? हु इज वन ऑफ बॉडी और पर्सन विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच जजमेंट, या फिर बॉडी ऑफ पर्सन हो लाइक ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, तो जज मतलब क्या होता है? द पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड द पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन हु इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, टू गिव अ डेफिनेट जजमेंट, एंड ऑल्सो इंक्लूड अ बॉडी ऑफ पर्सन विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव जजमेंट, जैसे कि ट्रिब्यूनल्स हो गए अपने यहाँ। ठीक है, सो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लाइफ। लाइफ का मतलब क्या होता है? अपने बीएनएस में लाइफ का मतलब होता है लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग यहाँ पे शब्द क्यों यूज़ किया गया है? लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था ह्यूमन बीइंग यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि जो बीएनएस होता है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग पे लागू होता है, ना कि किसी एनिमल पे लागू होता है, ना कि किसी अन्य चीज़ पे। लागू किस पे होता है? ह्यूमन बीइंग पे, अनलेस द कंट्ररी अपेयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है ना, जब तक कंट्ररी नहीं अपेयर होता है तब तक लाइफ का मतलब सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही होगा। ठीक, नाउ लेट्स सी लोकल लॉज। ये जो लाइफ का सेक्शन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते? पहली बात तो सेक्शंस पूछ ले जाते हैं कि सेक्शन लाइफ किस सेक्शन में डिफाइन है। दूसरी बात ये पूछ लिया जाता है कि लाइफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन आपके पास आएगा, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, प्लांट, नन ऑफ दिस अबव, तो आपको ह्यूमन बीइंग टिक करना है। ठीक, अब अगला जो सब क्लॉज है वो है 18, लोकल लॉज। लोकल लॉज मीन्स वो लॉ जो कि एक स्पेसिफिक पार्ट में अप्लाई होता है, होल इंडिया पे नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट में। ठीक, तो लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे कि यूपी रेवेन्यू कोड, ठीक, झारखंड के लिए अलग लोकल लॉज होते हैं, एमपी के लिए अलग लोकल लॉज होते हैं। तो वो लॉज जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया में अप्लाई होते हैं उसको कहते हैं लोकल लॉज। अब आ जाइए मैन। ठीक है, आईपीसी में क्या था? मेन और वुमेन की डेफिनेशन एक जगह रखी थी, लेकिन बीएनएस में क्या हो गया है? मेन की डेफिनेशन को अलग कर दिया गया है। तो ये सब क्लॉज 19 में डिफाइंड है। ठीक है, तो सबसे पहले कि ये प्री का क्वेश्चन बन गया कि इन विच सेक्शन मैन इज बीइंग डिफाइंड। ठीक है, अब आइए देखते हैं मैन के अंदर इंक्लूड कौन कौन है। ठीक, मीन्स मेल, ठीक है, कोई भी पुरुष, ठीक, ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, ठीक है ना, मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ मैन। ठीक ना, चाहे वो 2 साल का हो, चाहे वो 18 साल का हो, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे वो 22 साल का हो। ठीक है, अगर वो मेल ह्यूमन बीइंग है तो उसको मैन के कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट जो अपना सब क्लॉज है वो मंथ और ईयर के बारे में बताता है। आईपीसी में ईयर एंड मंथ था, बट बीएनएस में इसको चेंज करके मंथ और ईयर के बारे में कर दिया गया है। ठीक, whenever the word month or the word year is used, it is to be understood that the month or the year is to be recognized according to the Gregorian calendar. ठीक, अब आपको चेंजेस कुछ दिख रहे हैं। आईपीसी में यहाँ पे जो था वो ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज है इसको चेंज करके बीएनएस में ग्रेगोरियन कैलेंडर रख दिया गया है। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे मंथ और ईयर को डिफाइन करने की जरूरत क्या पड़ी?
हम लोग को ये डेफिनेशन देने की नीड क्या पड़ी? इसकी नीड तब पड़ती है जब आप किसी भी पर्सन को कन्विक्ट करते हैं। जब कोर्ट किसी भी पर्सन को कन्विक्ट करती है तो कैसे सजा सुनाती है? 7 ईयर, ठीक है। तो अगर इसको नहीं डिफाइन करेंगे तो पता कैसे चलेगा उसको सजा कितनी देना है, ठीक है, या फिर 7 साल मतलब कितना होता है। इसलिए यहाँ पे ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से इसको ईयर को देखा जाएगा, ठीक है। सो सेक्शन 21 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें कौन कौन से प्रॉपर्टी इंक्लूडेड होते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड होते हैं और ये किस सेक्शन में आता है, ये सब प्री का क्वेश्चन है, ठीक। सो मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड एवरी प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, ठीक ना, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड, थिंग अटैच टू लैंड और परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू लैंड, ठीक है ना। एक्सेप्ट, देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन दिया है। क्या एक्सेप्शन है? लैंड मतलब जमीन हो गया, आपका घर हो गया, पेड़ जो कि जमीन में गड़ा हुआ है, जो जमीन से उग रहा है वो, ठीक। खंबा हो गया आपका, ठीक है, लैंड। और थिंग अटैच टू द अर्थ, ठीक है, जैसे कि दीवारें हो गई, ठीक। जो पोल है वो भी जमीन से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और परमानेंटली फेस्टेन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ, जैसे कि आपके दरवाजे हो गए, खिड़की हो गए, ठीक है। तो जो कि जमीन से सटी होती है, नहीं, जमीन से सटी हुई चीज या वो चीज जो कि जमीन से सटी हुई है उसमें अटैच्ड है, तो वो क्या होगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। इसको छोड़ के बाकी जो भी सारी प्रॉपर्टीज जो होगी वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। इसमें थेफ्ट में हम लोग एक इलस्ट्रेशन भी पढ़ते थे कि मान लीजिए कि थेफ्ट में हम लोग इलस्ट्रेशन पढ़ते थे कि सपोज करिए एक पेड़ है, जब तक वो जमीन से अटैच्ड है तब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है एंड इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एंड एज सून एज जब से उसको काटा गया तब से वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, क्योंकि वो जमीन से डिटैच्ड हो गया, ठीक है। अब आता है नंबर। ये सेक्शन वैसे तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसमें सेक्शन ही पूछते हैं कि ये नंबर हैज़ बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन अंडर विच क्लॉज, ठीक है। तो लेट्स unless the contrary appears from the context, word importing a singular number include the plural number, the words importing the plural number include the singular number, ठीक है। वैसे भी इसका डेफिनेशन का बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है क्योंकि इसमें से प्री के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सिर्फ सेक्शन को छोड़ के, ठीक है। अब ओथ आते हैं, हम लोग ओथ देखते हैं, ठीक। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ओथ का वो है प्री के लिए सेक्शन, किस सेक्शन में ओथ डिफाइंड है, तो सेक्शन 23 में, ठीक है। ओथ इंक्लूड अ सोलेम अफर्मेशन, सोलेम मतलब पवित्र, अफर्मेशन मतलब शपथ, वो शपथ जो कोर्ट के सामने लेते हैं, मैं जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, ठीक, इसको कहते हैं ओथ, ठीक है। अब आते हैं ऑफेंस। ऑफेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि बीएनएस में ऑफेंस वर्ड हम लोग बहुत जगह पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो हम लोग को इसका सेक्शन ही याद करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 24 सब क्लॉज 24 ऑफ सेक्शन 2 डिफाइंस वर्ड ऑफेंस, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ऑफेंस मीन्स एन एक्ट मेड पनिशमेबल बाय संहिता, ऐसा एक्ट जो कि संहिता द्वारा पनिशेबल किया गया हो उसको हम लोग ऑफेंस कहते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट इन द चैप्टर एंड द सेक्शन मेंशन्ड इन सब क्लॉज ए एंड बी। अब देखिए इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, अदरवाइज अगर इन एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो वो सारा एक्ट जो कि पनिशेबल अंडर दिस संहिता है वो एक ऑफेंस है, ठीक। अब आइए देखते हैं एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो इन चैप्टर 3 एंड इन द फॉलोइंग सेक्शन नेमली सब सेक्शन 2, 3, 4 ऑफ सेक्शन 8, सेक्शन 10, 46, चलिए इसको आगे हम लोग चल के आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि जो जनरल एक्सेप्शन का क्लॉज है वो सारा इसमें रखा हुआ है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 25 दैट इज ओमिशन। हम लोग ने अपने लास्ट क्लास में देखा था एक्ट और ओमिशन में अंतर क्या है। एक्ट मतलब होता है किसी कार्य को करना और ओमिशन का क्या मतलब होता है किसी कार्य को न करना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने किसी का मर्डर कर दिया, ये एक्ट हो गया, और आपकी ड्यूटी थी, आपकी लायबिलिटी थी कि आप एक इंसान को खाना देंगे, लेकिन आपने उनको खाना नहीं दिया, अब वो मर गए, तो ये क्या हो गया, ओमिशन हो गया, ठीक है। मीन्स अ सिंगल ओमिशन एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशन।
ओमिशन चाहे सिंगल हो एज वेल एज सीरीज हो, वो ओमिशन में ही आएगा, ठीक है। इससे प्री के भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि ओमिशन मीन्स सिर्फ सिंगल ओमिशन, कि सीरीज ऑफ ओमिशन, सिंगल ओमिशन एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशन और नन ऑफ द अबव। तो आपको सिंगल ओमिशन एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशन में टिक करना है, ठीक है। अब आइए पर्सन के बारे में। ये भी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए हम लोग अपनी क्लास में प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी साथ में पढ़ते चलेंगे, ठीक। सो द पर्सन, सबसे पहले तो सेक्शन देखना है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 26 में है। इंक्लूड कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इसमें कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन। ये भी सोचिए एक प्री का क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसे पूछ रहे थे कि पर्सन में किसको किसको आप इंक्लूड करते हैं, ओनली कंपनी, ओनली बॉडी ऑफ पर्सन, या फिर ओनली एसोसिएशन और कंपनी, बॉडी ऑफ पर्सन और एसोसिएशन। तो आपको इसमें टिक करना है कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन, ठीक है। अब देखिए जो पर्सन अपना एक डेफिनेशन है इसमें नेचुरल पर्सन भी है और आर्टिफिशियल पर्सन भी है। आर्टिफिशियल पर्सन कौन, कंपनी हो गया, आइडियल्स हो गए, ठीक है। तो इसमें नेचुरल पर्सन भी है एंड आर्टिफिशियल पर्सन भी है, ठीक है, समझ गए। नाउ पब्लिक, सेक्शन 27, ठीक है ना। तो पब्लिक इंक्लूड एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी, ठीक है ना। तो इसके मतलब से कोई भी क्लास ऑफ पब्लिक हो चाहे वो एनी कम्युनिटी हो, वो सारे पब्लिक में आते हैं, ठीक। अगेन इसका डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से प्री के क्वेश्चन आएंगे और ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेंस के लिए नहीं बट प्री के लिए गुड क्वेश्चन है। नाउ लेट्स सी पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट भी प्री में बहुत पूछा जाता है, अपने यूपी में ही नहीं हर एक स्टेट में पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसका सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सर्वेंट किस सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन नंबर 28 में। तो मीन्स अ पर्सन फॉलोइंग एनी ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन नेमली। अब जैसे कि आप इसको समझ लीजिए कि एवरी कमीशन ऑफिसर्स इन द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो ये सब पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। जो जितने भी जजेस होते हैं वो सब पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्री में नहीं आता है, सिर्फ जो सेक्शन है कि पब्लिक सर्वेंट किस सेक्शन में प्रोवाइडेड है सिर्फ वही क्वेश्चन प्री में आता है, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं सब सेक्शन 29 दैट इज रीजन टू बिलीव। A person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe. उनके पास बिलीव करने की पर्याप्त रीजन है, ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग रीजन टू बिलीव। अगेन इनके सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको देखना ही देखना है और प्लस ये भी देख लेना है कि सफिशिएंट कॉज टू बिलीव होना चाहिए। मान लीजिए आपको किसी पर भरोसा करना है, विश्वास करना है, तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा ना आपको विश्वास करने के लिए। आप ऐसे तो किसी पे विश्वास कर नहीं सकते, तो कुछ वो जो कुछ ना कुछ कारण होता है वो है सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। इसके अलावा कुछ नहीं। अगर सफिशिएंट कॉज है तो आप बिलीव करेंगे, अदरवाइज इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। स्पेशल लॉ, स्पेशल लॉ इज डिफाइंड अंडर सेक्शन सब सेक्शन 30 ऑफ बीएनएस, ठीक है। स्पेशल लॉ वो होता है जो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अप्लाई करता है, ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट पे नहीं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अप्लाई करता है, ठीक। तो अपने यहाँ कौन कौन से स्पेशल लॉज है, जैसे हो गया पॉक्सो हो गया, ठीक है, एनडीपीएस हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है वो एक स्पेशल लॉ में बनाया गया है, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द डेफिनेशन दैट इज वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो सबसे पहले वैल्यूएबल सिक्योरिटी का जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 31, इसको याद कर लीजिए। मीन्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी मीन्स अ डॉक्यूमेंट। क्या है ये? डॉक्यूमेंट है विच इज प्रपोर्टेड टू बी अ डॉक्यूमेंट वेयर बाय एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, ठीक है। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। कैसा डॉक्यूमेंट है? जिससे एक लीगल राइट क्या होता है? क्रिएट होता है, एक्सटेंड होता है, ठीक। क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर्ड, रिस्ट्रिक्टेड, एक्सटिंग्विश्ड, रिलीज्ड, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट्स है आपका, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेज दैट ही लाइज अंडर
लीगल लाइबिलिटी हैज़ नॉट सर्टेन लीगल राइट। ठीक है, तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है। कैसा डॉक्यूमेंट है? जिससे लीगल राइट क्या होता है? क्रिएट होता है, एक्सटेंड होता है, ट्रांसफर्ड होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है, एक्सटिंग्विश होता है या फिर रिलीज होता है। अब चलिए देखते हैं वेसल, इसका सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक, वेसल मीन्स एनीथिंग मेड फॉर कन्वेंस बाय वाटर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। वेसल मतलब पानी में आने जाने के लिए, जैसे कि जहाज हो गया, तो इन सबको वेसल में लेते हैं। अगेन इसकी डेफिनेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सेक्शन से इंपॉर्टेंट है। प्री में भी सिर्फ सेक्शन से ही क्वेश्चन पूछता है कि किस सेक्शन में ये है। ठीक है, अब आइए वॉलेंट्रली। वॉलेंट्रली क्या होता है कि ये एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। ठीक, तो आप देख के किसी को नहीं बता सकते कि ये आपका काम वॉलेंट्रली है कि इनवॉलेंट्रली है। ठीक है, तो वॉलेंट्रली का क्या मतलब होता है? अ पर्सन इज सेड टू कर्स एन अफेक्ट वॉलेंट्रली। ठीक है ना, व्हेन he cursed it by mean whereby he intended to curse। ठीक, ये शब्द देखिए, intended to curse और by mean which at the time of employing those mean he knew or has a reason to believe। अगर वो कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, और उसका इंटेंशन है, ठीक है, या फिर उसके पास नॉलेज है या फिर रीजन टू बिलीव है, तो ये माना जाएगा कि उसने वो कार्य वॉलेंट्रली किया। अगर इंटेंशन है, ठीक है, नॉलेज है या फिर रीजन टू बिलीव है, तो वो जो व्यक्ति है वो अगर कोई कार्य करेगा तो ये माना जाएगा कि उसने वो काम वॉलंटरीली किया। ठीक, अब चलिए इसको हम एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ए एक घर में जाता है चोरी करने। ठीक है, ए एक घर में जाता है चोरी करने के लिए। अब वो चोरी करने से पहले क्या सोचता है, लाओ इसमें हम आग भी लगा देते हैं। ठीक, ताकि उसको चोरी करना वो और आसानी से चोरी कर सके। तो देखिए यहाँ पे भले ही उसका इंटेंशन था चोरी करने के लिए, लेकिन वो आग लगाया है, मतलब वो जानता है, ही नोज कि अगर आग बढ़ गई तो लोगों की डेथ हो सकती है। ठीक, और रीजन टू बिलीव मतलब ये सफिशिएंट रीजन टू बिलीव है कि अगर आग बढ़ गई तो लोग मर जाएंगे, तो इसलिए ये आग लगाने का जो उसका एक्ट है, जो उसका कंडक्ट है, वो भी वॉलंटरीली में आएगा। ठीक, चलो यही इलस्ट्रेशन है। ए सेट्स फायर बाय नाइट इन एन इनहेबिटेड हाउस। इनहेबिटेड हाउस मतलब जहाँ लोग रहते हैं, in a large town for the purpose of facilitating a robbery and thus cause the death of a person। ठीक ना, here A may not have intended to cause death and may even be sorry for death। भले उनका इंटेंशन हो या ना हो, भले वो बाद में कितना भी पछता है, लेकिन उनको पता है, he knew that he was likely to cause death। ठीक है ना, तो उनको पता है, उनको नॉलेज भी है, सफिशिएंट रीजन टू बिलीव भी है कि अगर आग बढ़ गई तो लोग मरेंगे। तो ये जो इनका एक्ट है, कंडक्ट है, वो किस में आएगा? वॉलंटरीली में आएगा। ठीक है, समझ गए? अब आ जाते हैं विल। ठीक है, तो विल का क्या मतलब होता है? विल का मतलब होता है एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। ठीक, तो सबसे पहले आप इसका सेक्शन देख लेंगे, सेक्शन नंबर 34। ठीक है, और हाँ, वॉलंटरीली में एक चीज़ और, सॉरी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आपको जो ये एलिमेंट्स दिए, क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर्ड, रिस्ट्रिक्टेड, एक्सटिंग्विश्ड एंड रिलीज, इसमें से प्री के क्वेश्चन आपको जरूर बनते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इवन मेंस में भी इसके द्वारा क्वेश्चन आ जाते हैं कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है, ऐसे दे देंगे, डिफाइन वैल्यूएबल सिक्योरिटी एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। तो ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा, फिर इसके एलिमेंट जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हो गया जिससे लीगल राइट क्रिएट हो, एक्सटेंड हो, ट्रांसफर्ड हो, रिस्ट्रिक्टेड हो, एक्सटिंग्विश्ड हो, रिलीज हो, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग आगे चल के और डिटेल में देखेंगे। अब आ जाते हैं विल। विल का क्या मतलब होता है? एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। ठीक, अब देखिए टेस्टामेंट्री का क्या मतलब होता है? वसीयत। ठीक है ना, कोई भी वसीयत दस्तावेज, उसको हम लोग विल कहते हैं। ठीक, ये जो शब्द है, ठीक, ये शब्द प्री में ज़रूर पूछे जाते हैं, और विल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब इसी में से बनते हैं। विल इंक्लूड, ऑप्शन ए कुछ और दे देगा, ऑप्शन बी कुछ और, ऑप्शन सी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है, तो आपको टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, सॉरी टिक करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं वुमेन। वुमेन मीन्स, पहले हम लोग मैन की डेफिनेशन देखे थे, अब हम लोग वुमेन की देख रहे हैं। ठीक, वुमेन मीन्स फीमेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज, मतलब महिला किसी भी एज की होगी तो उसको वुमेन
कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। चाहे वो 20 साल की हो, चाहे 25 साल की हो, चाहे वो 30 साल की हो, महिला होनी चाहिए और ह्यूमन बीइंग होनी चाहिए। अब आते हैं रॉन्गफुल गेन। पहले रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस एक ही सेक्शन में था, बट अब इसको अलग अलग करती है, ठीक। रॉन्गफुल गेन मीन्स गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। तो रॉन्गफुल गेन क्या होता है? अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक ना। गेन हो रहा है, क्या गेन हो रहा है? अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। वो लीगली एंटाइटल्ड नहीं है उसको गेन करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? रॉन्गफुल गेन। अब सेम देखते हैं रॉन्गफुल लॉस क्या होता है। रॉन्गफुल लॉस मतलब लॉस, भाई सेम है, डेफिनेशन सेम है, गेन की जगह लॉस कर दिए, लॉस की जगह गेन कर दिए, बस इतना ही अंतर है। लॉस कैसा लॉस होगा? अनलॉफुल मीन ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली एंटाइटल्ड, इसे हम लोग कहेंगे रॉन्गफुल लॉस। अगेन इनके सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और ये जो वर्ड्स हैं अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी, गेन होता है, लॉस होता है, तो इससे प्री के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आइए देखते हैं गेनिंग रॉन्गफुली, ठीक, और लूजिंग रॉन्गफुली, ठीक है। अ पर्सन इज सेड टू wrongfully said to gain wrongfully when such person retains wrongfully as well as when such person acquired wrongfully, retains wrongfully, ठीक। retains मतलब क्या होता है? रोकना, किसी चीज को अपने पास रख लेना, किसी चीज को अपने पास रोक लेना, उसको क्या कहते हैं? retains। wrongfully गलत तरीके से, ठीक है। as well as when such person acquires, acquire का क्या मतलब होता है? कुछ चीज ले लेना, हासिल कर लेना, कैसे? wrongfully, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? wrongful gain। देखिए इस डेफिनेशन को आप दो पार्ट में बांट दीजिए। पहला पार्ट तो ये हो गया, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गेनिंग रॉन्गफुली, ठीक है। अब आइए देखते हैं लूजिंग रॉन्गफुली किसको कहा जाता है। अ पर्सन इज सेड टू लूज wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property as well as such person is wrongfully deprived of any property। अगर वो किसी प्रॉपर्टी से wrongfully kept किया गया या फिर डिप्राइव्ड मतलब आपसे दूर रखा जा रहा। जैसे कि मान लीजिए ए आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है ए की, बी एक गुंडा है, ठीक ना। तो गुंडा कहता है खबरदार अगर ए से कि खबरदार तुम इस प्रॉपर्टी के आसपास दिखे, अगर दिखे तो मैं तुमको जान से मार दूंगा, ठीक है। तो ये अपने इस प्रॉपर्टी से डिप्राइव्ड हो रहा है, मतलब इसका हक है, अधिकार है, सब कुछ है, लेकिन ये अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? रॉन्गफुली डिप्राइव्ड कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 क्या बताता है? जनरल एक्सप्लेनेशन एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सेक्शन 3 क्या कहता है? थ्रू आउट दिस संहिता एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस। अब देखिए हमने अपने पहली क्लास में बताया था कि बेयर एक्ट पढ़ने का एक तरीका होता है। अगर आप वो तरीका सीख गए तो बेयर एक्ट आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। तो संहिता, थ्रू आउट दिस संहिता एवरी डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, हर एक ऑफेंस का डेफिनेशन, एवरी पीनल प्रोविजन, सारे डेफिनेशंस हो गए, जितने भी पीनल प्रोविजंस हो गए, जितने भी इलस्ट्रेशन हो गए, ठीक ना, ऑफ एवरी सच डेफिनेशन, जितने भी डेफिनेशन के इलस्ट्रेशंस हो गए, ठीक, और पीनल प्रोविजन शैल बी अंडरस्टूड एंड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन कंटेन इन चैप्टर एंटाइटल्ड जनरल एक्सेप्शन, ठीक है ना। देखिए क्या होता है कि बीएनएस में, देखिए ये सेक्शन 3 का सब क्लॉज 1 क्या कह रहा है। मान लीजिए बीएनएस में जितना भी ऑफेंस पढ़ रहे हैं, जितना भी इलस्ट्रेशंस पढ़ रहे हैं, वो सब आप एक्सेप्शन को ध्यान में रख के पढ़ेंगे, ठीक। हम इसका पहला इलस्ट्रेशन देखते हैं तो अच्छे से समझ जाएंगे कि आखिर ये सेक्शन कहना क्या चाह रहा है। द सेक्शन इन दिस संहिता विच कंटेन डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offense, but the definition are to be understood subject to the general exception। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो मर्डर है, मर्डर का डेफिनेशन, तो जहाँ जहाँ मर्डर डिफाइंड है उसके पनिशमेंट है, वहाँ वहाँ आप ये थोड़ी बीएनएस बताएगा कि नहीं 7 साल का बच्चा है वो मर्डर नहीं कर सकता है, ठीक है। वो आप जनरल एक्सेप्शन जितने भी हैं उनको आप पढ़ लेंगे और उसी के अंदर आप जितने भी ऑफेंसेस हैं, जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, सब आप उसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बताता है इलस्ट्रेशन 1, ठीक। अब देखते हैं दूसरा इलस्ट्रेशन क्या होता है। अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट apprehends Z who has committed murder,
ही इज नॉट गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट फॉर ही वॉज बाउंडेड बाय लॉ टू अप्रीहेंड जेंड, ठीक ना, एंड देयरफॉर केस फॉल विद इन द जनरल एक्सेप्शन विच प्रोवाइड नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय द पर्सन हु इज बाउंडेड बाय लॉ, ठीक है। तो मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक, वो जेड को पकड़ ले जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको वो डाउट है, उसको ये शंका है कि जेड ने एक ऑफेंस किया है, वो उसको पकड़ ले जाता है बिना वारंट के। बाद में पता चलता है जिस व्यक्ति को वो खोज रहा था वो जेड नहीं है, वो सी है। तो यहाँ पे जो ए है वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि वो किस में आता है, जनरल एक्सेप्शन में आता है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि आप जितने भी प्रोविजन पढ़ेंगे, जितने भी इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे, जितने भी ऑफेंसेस पढ़ेंगे, वो सब आप जनरल एक्सेप्शन को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। ये आपको हर जगह नहीं बताने आएंगे कि नई सेक्शंस, अगर चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स है तो वो मर्डर नहीं कर सकता, अगर पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है उसमें कोई गलती हो जाती है तो वो रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट के लिए लायबल नहीं होगा, ठीक है। वो सारे आपको जनरल एक्सेप्शंस एक सब जगह एक चैप्टर में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप उसी को देख के उसी को ध्यान में रखते हुए सारे ऑफेंसेस को पढ़ेंगे, ठीक। चलिए अब देखते हैं सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3, ठीक है। Every expression which is explained by any part of this Samhita is used in every part of this Samhita is in conformity with the explanation. मान लीजिए आपको डेफिनेशन क्लॉज में एक जगह चाइल्ड डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। चाइल्ड वो होता है जो कि बिलो 18 ईयर्स है, तो आपको संहिता में जहाँ जहाँ भी वर्ड चाइल्ड यूज होगा तो वो डेफिनेशन से ही आप उसको देखेंगे, ठीक। हर जगह इसको डिफाइन नहीं किया जाएगा कि चाइल्ड किसे कहते हैं, एक जगह डिफाइन कर दिया गया, दैट इज सफिशिएंट। अब जहाँ जहाँ वर्ड चाइल्ड आएगा आपको वहाँ डेफिनेशन वाली जो चाइल्ड की डेफिनेशन है उसी को ही ध्यान में रखना है। जैसे कि एक जगह डेथ डिफाइन कर दिया गया है, तो जब जब डेथ जहाँ जहाँ वर्ड यूज होगा कि डेथ, तो आपको डेफिनेशन वाला ही डेथ को ध्यान में रखना है, ठीक। व्हेन प्रॉपर्टी, चलिए सब क्लॉज 3 देखिए क्या होता है, समझ रहे हैं ना। सब क्लॉज 1 क्या बताता है कि जो भी आप डेफिनेशन पढ़ेंगे जनरल एक्सेप्शन को ध्यान में रख के पढ़ेंगे। सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि अगर एक जगह उसकी डेफिनेशन दे दी गई है, एक जगह उसको डिफाइन कर दिया गया है, तो हर जगह उसका सेम मीनिंग होगा, ठीक है। सब सेक्शन 3 क्या कहता है, व्हेन प्रॉपर्टी इज इन पोजेशन ऑफ पर्सन, स्पाउस, क्लर्क, सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज दैट पर्सन पोजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता। अब देखिए जो सब सेक्शन 3 है वो क्या बताता है, वो बताता है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन के बारे में, ठीक है। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आपके स्पाउस के अंडर पोजेशन में है, ठीक, क्लर्क के पोजेशन में है और सर्वेंट के पोजेशन में है, तो ये माना जाएगा अंडर दिस सबसेक्शन कि वो प्रॉपर्टी आपके ही पोजेशन में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चेंजेस क्या था, आईपीसी में पहले वाइफ यहाँ पे यूज किया गया था, जो वर्ड था वाइफ था, बट वाइफ वर्ड को रिप्लेस करके यहाँ पे स्पाउस हो गया, ठीक है। चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, किसी भी पोजीशन में अगर वो प्रॉपर्टी है तो वो माना जाएगा वो उसके ओनर के पोजीशन में है, ठीक है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्पोरली और ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन इन इट्स कैपेसिटी ऑफ अ क्लर्क सर्वेंट इज अ क्लर्क सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। चलिए देखते हैं इसको, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए शाम को आपके यहाँ पार्टीज हो रही हैं, बहुत सारे गेस्ट आए हैं, तो आपने टेम्पोरली किसी सर्वेंट को हायर कर लिया है, चाहे किसी ऑनलाइन माध्यम से या फिर किसी भी तरीके से आपने टेम्पोरली 5 या 6 घंटे के लिए किसी सर्वेंट को आपने बुला लिया है कि आप आइए, खाना बनाइए और सर्व करिए। तो ये अगर वो आपके अंडर में टेम्पोरली भी है और उसके पोजीशन में भी कुछ सामान है, तो वो भी आपके उसके भी पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी है तो वो भी आपके ही पोजीशन में मानी जाएगी, ठीक। विद इन, मतलब जो इस सब सेक्शन में जो अगर वो टेम्पोरली भी है सर्वेंट और क्लर्क, तब भी वो इससे गवर्न होगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए सब सेक्शन 4 क्या कहता है, इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता एक्सेप्ट where a contrary intention appears from context, word will refer to act done, extended and also illegal omission। तो इसमें ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे एक्ट आएगा वहाँ पे इलीगल ओमिशन को भी एक्ट माना जाएगा,
चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तब आप बेहतर समझ लेंगे। ठीक, बी है, मान लीजिए बी जो है वो सी का मर्डर करता है, तो ये तो एक्ट हो गया। अब बी है, सी को खाना नहीं देता है, जो जबकि वो लीगली बाउंड था, तो ये क्या हो गया, और उससे वो मर जाता है, तो ये क्या हो गया, एक इलीगल ओमिशन हो गया। तो यहाँ पे इलीगल ओमिशन भी एक्ट के बराबर माना जाएगा, और वो तब भी उस इलीगल ओमिशन को ही एक्ट समझ के उसको पनिश किया जाएगा। ठीक, मर्डर के लिए ये कहना चाहता है कि अपीयर्स फ्रॉम वर्ड विच रिफर्स टू एक्ट डन एक्सटेंडेड ऑल्सो टू इलीगल ओमिशन। अगर इलीगल ओमिशन है तो वो भी एक्ट के ही बराबर माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सब क्लॉज 5 में, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन। अब देखिए सब क्लॉज 5 क्या बताता है, कॉमन इंटेंशन। ठीक, ये सेक्शन सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्या बता रहा है। सबसे पहले तो ये है कॉमन इंटेंशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट, एक्ट कैसा होना चाहिए, क्रिमिनल होना चाहिए, डन बाय सेवरल पर्सन। ठीक है ना, जब कोई क्रिमिनल एक्ट सेवरल पर्सन के द्वारा किया जाता है। सेवरल पर्सन कौन होंगे, एक से अधिक, 2, 4, 5, 6 जितने भी होते हैं ये सब सेवरल पर्सन में आते हैं। ठीक है, तो क्या अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन of all, each of such person is liable for the act in same manner as if it was done by him alone। ठीक है, in furtherance of common intention, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, furtherance of common intention means prior meeting of mind। ठीक है, प्री अरेंज प्लान, मतलब इन लोग ने पहले से ही, जो सेवरल पर्सन है, जो 4-5 व्यक्ति है, वो पहले से ही कोई प्लान करके अगर क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो वो सभी उसी तरीके से लाइबल होंगे जैसे एक व्यक्ति लाइबल होता है। ठीक, अब चलिए हम इसको एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से देख लेते हैं। मान लीजिए ए है, बी है, सी है। ठीक, इन तीनों का, ये तीनों बैठ के प्लान करते हैं कि हमको डी की हत्या करनी है। ठीक, टू कमिट मर्डर ऑफ डी। अब देखिए ए क्या करता है, ए जो है वो गोली चलाता है, बी क्या करता है, बी जो होता है वो दरवाजे पर पहरा देता है, और सी क्या करता है, वो बाहर गाड़ी लेके खड़ा रहता है, ताकि जैसे ही डी का मर्डर हो ए और बी तुरंत आए, बैठे गाड़ी पे और तुरंत भाग जाए। तो इस एक्ट में देखिए, ऑल्दो जो गोली है वो ए ने चलाया है। ठीक है, ऑल्दो जो गोली है, जो मर्डर है वो ए ने चलाया है, बट लाइबल क्या होंगे, तीनों लाइबल होंगे। किसके लिए होंगे, मर्डर के लिए। क्यों लाइबल होंगे, क्योंकि इनमें प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है, इनमें कॉमन इंटेंशन है, इसलिए ये सारे लाइबल होंगे। अब इसका हम लोग एक लीडिंग केस देखते हैं, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि पांच लोग थे, इन्होंने कॉमन इंटेंशन रख के एक अच्छा प्लान बना के गए बैंक में रॉबरी करने। तो ये जो वीरेंद्र कुमार घोष थे, ये बाहर खड़े थे, पहरा दे रहे थे, बाकी अंदर जितनी भी थी सब रॉबरी चल रही थी। उसी में गोली चल गई, एक लोग की हत्या हो गई, तो भाई सबका ट्रायल किया गया। तो वीरेंद्र कुमार घोष क्या बने, ये थोड़ा चालाक बनने की कोशिश की। तो ये क्या कहे कि साहब हम तो बाहर ही खड़े थे, हमने थोड़ी गोली चलाई थी, हमने थोड़ी किसी को मारा था, मैं तो सिर्फ बाहर था, मैं तो अंदर भी नहीं गया था। तो इससे तो फिर कोर्ट ने क्या कहा कि ऑल्दो आप बाहर खड़े थे, ठीक है ना, आप अंदर एक कदम भी नहीं रखे थे, यहाँ तक कि आप गोली भी नहीं चलाए थे, देन ऑल्सो यू विल बी लाइबल, क्योंकि आपका भी कॉमन इंटेंशन था, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड था। ठीक है, तो अगर आप कोई भी क्रिमिनल एक्ट करते हैं जहाँ पे सेवरल पर्सन्स मिल के कोई भी क्रिमिनल एक्ट करते हैं इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, then each and every person will liable for that act as if it were done by him alone। ठीक है ना, तो आप ये एक्सेप्शन नहीं ले सकते कि नहीं मैं तो वहाँ पे था ही नहीं, मैं तो बाहर था, मैंने तो गोली चलाई नहीं, कॉमन इंटेंशन था ना, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड थी ना, आपने पहले से प्री अरेंज प्लान बनाया था ना, तो यू विल बी ऑल्सो लाइबल अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, अब बातें देखते हैं कि इसमें प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछते हैं, इसका सेक्शन पूछेंगे कि कॉमन इंटेंशन किस में डिफाइंड है। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जॉइंट लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, कि कॉमन इंटेंशन इज ऑल्सो नोन एज जॉइंट लायबिलिटी। और ये क्या है, जो सेक्शन 5 है
ये कोई आपको ऑफेंस नहीं बताता है, इट ओनली प्रोवाइड्स ओनली अ रूल ऑफ एविडेंस, ठीक है ना, कि अगर मान लीजिए अगर एक ऑफेंस हो रहा है जिसमें 2 या सेवरल पर्सन्स इंक्लूडेड हैं, तो सारे लोग लाइबल होंगे, सब लोग पनिशेबल होंगे। तो ये क्या दे रहा है, एक रूल ऑफ एविडेंस दे रहा है, ये कोई ऑफेंस नहीं बता रहा है कि नहीं कितने साल की सजा मिलेगी, क्या ये कब तक इंसान जेल में रहेगा, ये नहीं बता रहा है। सिर्फ इसमें ये बता रहा है कि अगर सेवरल पर्सन्स हैं, क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है, तो सब कोई लाइबल होंगे पनिशमेंट के लिए, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक। चलिए, इसमें बीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का केस इंपॉर्टेंट है और एक और केस लॉज इंपॉर्टेंट है महबूब शाह वर्सेस एम्परर का। तो ये दोनों केस जो होता है वो प्री में पूछा जाता है, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग सिमिलर इंटेंशन में। सब सेक्शन जो 6 है ये क्या बताता है, सिमिलर इंटेंशन। ठीक, चलिए अब इसको पहले पढ़ते हैं फिर हम लोग समझते हैं कि कहना क्या चाहता है। Whenever an act which is criminal only by the reason of being done with an criminal knowledge or intention is done by several person, each of such person who joins in the act with the knowledge or intention is liable for the act in same manner as if it was done by him alone with that knowledge or intention। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, ठीक है, और जो बी सी डी इन लोगों का क्या प्लान है, ए को मारने का प्लान है। इन्होंने अपना जो इंटेंशन उन्होंने शेयर नहीं किया है, ठीक है ना, बस लेकिन सब चाहते हैं कि ए को निपटा ही दें, ठीक। तो ये क्या प्लान बनाता है कि हम ए को गोली से मारेंगे, सी क्या कहता है हम ए को डंडे से मारेंगे, और डी क्या कहता है कि हम चाटा चाटा मारेंगे, ठीक है। बी ने ए को गोली मार दी, सी क्या कहता है कि इसको डंडे से मारता है। सबका यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है जो सबका इंटेंशंस है वो क्या है, एक ही मर्डर करना है, लेकिन जो सबके मीन्स है मारने का जो तरीका है वो सबका अलग है। कोई गोली से मार रहा है, कोई डंडा से मार रहा है, कोई हाथ से मार रहा है। तो सब ऐसा नहीं कि इसमें ये तीनों सब लाइबल नहीं होंगे सबके एक्ट के लिए। बी अपने अलग एक्ट के लिए लाइबल होगा, सी अपने अलग एक्ट के लिए लाइबल होगा, और डी जो है वो अपने अलग एक्ट के लिए लाइबल होगा, ठीक है। तो ये बताता है सिमिलर इंटेंशन। ऑल्दो सबका इंटेंशन तो सेम है लेकिन प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो व्हेनेवर एन एक्ट विच इज क्रिमिनल ओनली बाय द रीजन ऑफ बीइंग डन विथ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन इज डन बाय सेवरल पर्सन, ठीक है ना। यहाँ पे भी सेवरल पर्सन है, वहाँ पे भी सेवरल, ऊपर भी सेवरल पर्सन है, ठीक ना। बस दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है, यहाँ पे इन्होंने अपने प्लान को शेयर कर दिया एक दूसरे के, नहीं नहीं हमको चल के वहाँ मर्डर करना है, इन्होंने एक पूरा ग्रुप बना लिया कॉमन इंटेंशन में और सब साथ में जाना है। यहाँ पे क्या है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, यहाँ पे किसी ने शेयर नहीं किया है। हाँ, सबके इंटेंशन सेम है, इसीलिए इसका जो नाम दिया गया है वो सिमिलर इंटेंशन है। ईच ऑफ सच पर्सन हु ज्वाइंस इन एक्ट, मतलब मान लीजिए इसमें बी सी डी का क्या है कि वो ए को मारना चाहते हैं, भले ही सबका मीन्स अलग हो, सबका मोड्स अलग हो, मारने का तरीका अलग हो, लेकिन इंटेंशन क्या, सबको मारना है। विथ सच नॉलेज और इंटेंशन लाइबल फॉर द एक्ट इन सेम मैनर एज इफ डन बाय हिम अलोन, ठीक है। तो सब जैसे कि मान लीजिए बी ने गोली चलाया और ये तो इसने जो ऑफेंस किया उसके लिए सी और डी लाइबल नहीं होंगे। बी अपने अपराध के लिए लाइबल होगा, सी अपने ऑफेंस के लिए लाइबल होगा और डी अपने ऑफेंस के लिए लाइबल होगा, ठीक है। तो ये बताता है सिमिलर इंटेंशन, ये बताता है कॉमन इंटेंशन के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Wherever the causing of certain effect or an attempt to cause that effect, तो क्या सबसे पहले इसमें क्या देखा गया, इफेक्ट होना चाहिए, ठीक। बाय एन एक्ट और एन ओमिशन, इफेक्ट किससे आना चाहिए, किसी एक्ट या फिर ओमिशन से आना चाहिए। ऑफ एन ऑफेंस इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट कॉजिंग ऑफ दैट इफेक्ट पार्शली बाय एक्ट और पार्शली बाय ओमिशन इज द सेम ऑफेंस, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक। ए क्या काम करता है, बी को तो पहले खूब मारता है, ठीक है, खूब कायदे से मारता है, ठीक, लेकिन वो मरने लायक नहीं ऐसा नहीं मारता कि वो मर ही जाए, बस मारता है ताकि वो अधमरा हो जाए, ठीक, मार मार के उसको अधमरा कर दिया। तो ये क्या हो गया, पार्शली एक्ट हो गया, कॉजिंग द इफेक्ट पार्शली बाय एन एक्ट,
ठीक है, मार मार के उसको अधमरा कर दिया। एंड पार्शली बाय ओमिशन ऑफ, अब मारने के बाद उसको 10 दिन खाना नहीं दिया। ठीक है, तो ये क्या हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, और उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो वो ये तो जो इफेक्ट है अल्टीमेटली क्या उसका करना है, मर्डर करना है। तो उसने अपने इफेक्ट को कैसे किया, आधा मारा और आधा खाना नहीं दिया। तो बाद में मान लीजिए अगर फिर ए का ट्रायल चलता है तो फिर ए क्या कहता है कि नहीं लॉर्डशिप, जो भी जज साहब, हमने तो उसको इतना मारा था कि वो मरने लग नहीं था, हमने तो सिर्फ अधमरा ही इसको छोड़ दिया था। तो जज साहब मुझे फिर, लेकिन हमने खाना नहीं दिया था उसको। तो ये क्या है, पार्शली एक्ट है, तो पार्शली ओमिशन है। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है कि जज साहब ने कहा नहीं, तब भी आप मर्डर के लिए लायबल होगे, क्योंकि ऑल्दो आपने पार्शली अपने काम को बांट के किया, तो अपने उसका इफेक्ट तो दिया आपने। तो ये बताता है सेक्शन नंबर सब क्लॉज 7। ठीक, सॉरी, देखिए ये ए इंटेंशनली कॉज डेथ दैट पार्शली बाय इलीगल ओमिटिंग टू गिव फूड एंड पार्शली बाय बीटिंग ए हैज़ कमिटेड मर्डर। ठीक है ना, ये इलस्ट्रेशन हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे ए ये नहीं कह सकता कि नहीं हमने तो सिर्फ 5 दिन खाना नहीं दिया था, 5 दिन खाना नहीं देने से कौन मरता है, ये नहीं कह सकते। ठीक है ना, आपने उनको मारा फिर खाना नहीं दिया तो मर्डर हुआ, तो आप मर्डर के लिए लायबल हो गए। चलिए देखते हैं हम लोग सब सेक्शन 8। When an offence is committed by the means of several acts, whoever intentionally cooperate in the commission of that offence is doing by any one of those acts either singly or jointly। ठीक है, तो इसमें क्या देखिए, इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें क्या है कॉमन इंटेंशन है। ठीक है ना, इसमें क्या है कॉमन इंटेंशन है, और इसमें क्या है इंटेंशनली कोऑपरेशन है। ठीक है, तो देखते हैं जहाँ पे सेवरल एक्ट हो रहा है, ऑफेंस कैसे कमिटेड हो रहा है, बाय मीन्स ऑफ सेवरल एक्ट। ठीक है, हुएवर इंटेंशनली कोऑपरेट, ठीक है, कोई भी अगर उसको इंटेंशनली कोऑपरेट करता है किसमें, कमीशन ऑफेंस बाय डूइंग एनी वन ऑफ दोज एक्ट आइदर सिंगली और ज्वाइंटली विद अदर पर्सन कमिट्स दैट ऑफेंस। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। मान के चलिए ए और बी जेलर है। ठीक ना, ए और बी जेलर है। ठीक, इन दोनों का जो इंटेंशन है वो ये है सी का मर्डर करना। सी क्या है, एक कैदी है। ठीक है, तो सुबह जो ड्यूटी लगती है वो ए की लगती है, शाम को जो ड्यूटी लगती है वो बी की लगती है। तो क्या हुआ कि तो इंटेंशन का क्या है, सी का मर्डर करना है। तो क्या होता है कि सुबह का खाना ए नहीं देता है, शाम का खाना बी नहीं देता है। तो इससे क्या हो रहा है, देखिए ऑफेंस है और जिससे सी मर जाता है, तो क्या हो गया, मर्डर हो गया इसका, ये मर गया। ठीक है, सुबह का खाना ए नहीं दिया, शाम का खाना बी नहीं दिया, जिससे सी 15 दिन बाद स्टारवेशन की वजह से मर गया। ठीक, तो यहाँ पे ऑफेंस क्या हो गया, मर्डर हो गया बाय मीन ऑफ सेवरल एक्ट। एक एक्ट नहीं कि एक बार खाना देने से नहीं मरा, सेवरल एक्ट, मतलब सुबह भी नहीं दिया शाम को भी नहीं दिया। ठीक, सेवरल एक्ट। हुएवर इंटेंशनली कोऑपरेट, ये दोनों क्या हो रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को। बी ए को कोऑपरेट कर रहा है, ए बी को कोऑपरेट कर रहा है कि हम सी को खाना नहीं देंगे, या फिर हाँ इन द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस बाय डूइंग एनी वन ऑफ दोज आइदर सिंगली और जॉइंटली, चाहे वो सिंगली करे, यहाँ पे तो सिंगल ही हो रहा है ना, सुबह ए खाना नहीं दे रहा है, शाम को बी खाना नहीं दे रहा है, जिससे सी मर जाते हैं, तो दोनों बोथ ऑफ देम विल बी लायबल फॉर मर्डर। ठीक, आइए इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ए और बी, चलिए इसमें भी ए और बी को जेलर ले लेते हैं और जो सी है उसको हम लोग कैदी मान लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है, इन लोग का दोनों का इंटेंशन है सी को मारने का। तो ये लोग ले आते हैं जहर, स्वीट पॉइजन जिसे हम लोग कहते हैं। थोड़ा सा जहर ए देता है, थोड़ा सा जहर बी दे देता है। ठीक है, तो सुबह क्या होता है, थोड़ा सा जहर ए देता है, शाम को क्या होता है, थोड़ा सा जहर बी देता है। इन लोग का इंटेंशन क्या है, ऑफेंस क्या है, मारने का। ठीक है, तो कुछ दिन बाद 20 दिन बाद सी मर जाता है जहर खा खा के। अब इन लोग का ट्रायल होता है, तो ये लोग क्या कहते हैं, अरे जज साहब हमने थोड़ा सा ही जहर दिया था, उससे थोड़ी कोई इंसान मरता है। बी क्या कहता है कि अरे जज साहब हमने भी थोड़ा सा जहर दिया था, उससे थोड़ी कोई मर जाता है। लेकिन जज साहब कहते हैं नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, तुम दोनों लायबल होगे मर्डर के लिए, क्योंकि तुम दोनों क्या कर रहे हो, एक दूसरे को इंटेंशनली कोऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये बताता है सब सेक्शन 8 कि व्हेन एन ऑफेंस, ऑफेंस यहाँ पे ऑफेंस क्या है, मर्डर। ठीक है, कमिटेड बाय द मीन ऑफ सेवरल एक्ट, एक एक्ट नहीं
यहाँ पे एक जहर से कोई नहीं मर रहा है, इनको बार बार जहर देना पड़ रहा है, सेवरल एक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय सेवरल एक्ट, हुएवर इंटेंशनली, जो कोई भी, हुएवर का मतलब जो कोई भी इंटेंशनली कोऑपरेट्स, ठीक है ना। यहाँ बी क्या कर रहा है, ए को कोऑपरेट कर रहा है, ए क्या कर रहा है, बी को कोऑपरेट कर रहा है इन द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, उस ऑफेंस को करने के लिए ए बी को कोऑपरेट कर रहा है, बी ए को कोऑपरेट कर रहा है बाय डूइंग एनी वन ऑफ दोज एक्ट। एनी वन ऑफ दोज एक्ट का क्या मतलब होता है, सुबह ए ने जहर दिया, शाम को बी ने जहर दिया, दोनों में से किसी न किसी ने तो कोई एक्ट किया, तो बाय डूइंग एनी वन ऑफ दोज एक्ट आइदर सिंगली और जॉइंटली। अब चाहे ये दोनों मिल के जहर दे दे या सुबह ए जहर दे दे, शाम को बी जहर दे दे, आइदर सिंगली और जॉइंटली विथ एनी पर्सन कमिट्स दैट ऑफेंस। तो ये दोनों किसके लिए लायबल होंगे, मर्डर के लिए लायबल होंगे, किसके, सी के लिए। कोई ये नहीं कह सकते नहीं हमने कम जहर दिया, दूसरा ये नहीं कह सकते उसने ज्यादा दिया हमने कम दिया, दोनों इक्वली लायबल होंगे किसके, मर्डर के लिए, ठीक। चलिए अब हम लोग इलस्ट्रेशन पे ध्यान दे देते हैं, क्योंकि ये इलस्ट्रेशंस भी प्री पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ए एंड बी एग्री टू मर्डर जेड बाय सेवरली एंड एट अ डिफरेंट टाइम गिविंग हिम स्मॉल डोज ऑफ पॉइजन। तो वही है, ए और बी मारना चाहते किसको, चलिए अब यहाँ पे जेड कर लीजिए, जेड को मारना चाहते हैं। ए एंड बी एडमिनिस्टर्ड द पॉइजन अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विद इंटेंशन टू मर्डर जेड, ठीक है ना। फिर क्या होता है, ए और बी स्टार्ट कर देते हैं उसको जहर देना, ठीक। जेड डाइज फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ सेवरल डोजेज ऑफ पॉइजन सो एडमिनिस्टर्ड टू हिम। हियर ए एंड बी इंटेंशनली cooperate in the commission of murder and as each of them does an act by which death is caused, they both are guilty for offense of murder, ठीक है, समझ गए। दोनों लाइबल होंगे मर्डर के लिए, भले ही वो लोग अलग अलग टाइम पे जहर दे रहे हूँ, बट बोथ विल बी लाइबल। चलिए अब हम लोग दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए एंड बी आर ज्वाइंट जेलर, ठीक है, एंड एज सच हैव द चार्ज ऑफ जे। ए और बी क्या है, जेलर है, और जेड क्या है, उनका कैदी है, ठीक है ना। जो जेड का इंचार्ज है वो ए और बी को मिला है, ठीक। ए क्या, जेड प्रिजनर है। ऑल्टरनेटिवली फॉर 6 hours एट अ टाइम ए एंड बी इंटेंडिंग टू कॉज जेड दैट नोइंग कोऑपरेट इन द कॉजिंग दैट अफेक्ट बाय इलीगल ओमिशन each during the time of his attendance to furnish Z with food supply to them. For that purpose Z dies of hunger, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, ए और बी अपना सूझबूझ कर लिए हैं, ठीक ना, आपस में। चलो हम जो जेड है प्रिजनर, उसको तुम भी खाना मत देना, हम भी खाना नहीं देंगे, ठीक है। तो जब इन लोग का ट्रायल चलता है, देखिए इसमें स्टोरी क्या हो रही है, जब ए और बी का जब ट्रायल चलता है तो क्या कहते हैं जज साहब से कि जज साहब हमने तो सिर्फ एक ही टाइम खाना नहीं दिया था जेड को, शाम को तो एक टाइम ना खाना देने से थोड़ी कोई मरता है। वही सेम बी भी कहता है कि हमने भी तो एक ही टाइम नहीं दिया था, एक टाइम खाना न खाने से थोड़ी कोई मरता है। लेकिन जज साहब कहते नहीं, आप लोग क्या कर रहे थे, इंटेंशनली एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे थे सेवरल एक्ट में, इसलिए यू बोथ विल लायबल फॉर द मर्डर, ठीक। चलिए अब जो है तीसरा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ये तीनों इलस्ट्रेशन पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन तीनों से क्वेश्चन प्री में भी बनता है, मेंस में भी बनता है, ठीक है। ए अ जेलर हैज द चार्ज ऑफ जेड अ प्रिजनर, ए इंटेंटिंग टू कॉज जेड डेथ, ठीक है। ए अ जेलर जिसके पास जेड एक प्रिजनर है उसका चार्ज है। ए इंटेंटिंग टू कॉज जेड इलीगली ओमिटिंग टू सप्लाई जेड with food and consequences of which z is much reduced in the strength, ठीक है। अब देखिए ये जो इलस्ट्रेशन है ये ऊपर की दोनों इलस्ट्रेशन से अलग है, ठीक है। ए क्या है, एक जेलर है, उसका इंचार्ज जेड उसके इंचार्ज में है, ठीक है। ए क्या काम करता है, वो जेड को खाना देना बंद कर देता है, जिसके कारण से जेड अधमरा हो जाता है, मरता नहीं है, वो अधमरा हो जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, चेंज हो जाता है, वो जेलर कहीं और चला जाता है। तो फिर क्या होता है, उसकी जगह पे बी नाम का दूसरा जेलर आ जाता है, ठीक है। तो जब बी नाम का दूसरा जेलर आ जाता है तो वो भी खाना देने से मना कर देता है। तो क्या होता है, लेकिन अब इसमें क्या होता है, जब बी खाना नहीं देता है तो वो मर जाता है। इसके टाइम पे वो मरता नहीं है, इसके टाइम पे वो मर जाता है। तो क्या होगा, ए जो लायबल होगा वो सिर्फ
अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लाइबल होगा, और जो बी लाइबल होगा वो मर्डर के लिए लाइबल होगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के लिए एक्ट के लिए लाइबल नहीं होंगे, लेकिन ये लोग सिर्फ अपने अपने एक्ट के लिए लाइबल होंगे। ठीक है, बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर बट ए डिड नॉट कोऑपरेट विद बी, ए इज ओनली गिल्टी अटेम्प्ट टू क्यों? क्योंकि इनमें कोई कोऑपरेशन नहीं था, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था, इसलिए ये सब सिर्फ अपने अपने एक्ट के लिए लाइबल होंगे। ठीक, चलिए आज के हम अपनी क्लास में यही देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब क्लॉज 9 से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।